Hello dear friends and students, you are welcome to my YouTube channel English Max। सीटसल 2020 के हम लोग 3 सेट ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम लोग करने जा रहे हैं चौथा सेट। तो 3 सेट में आप लोगों को क्या मिला, कैसा लगा, उम्मीद है आप इस सेट में हमको उन सब चीजों से अवगत जरूर कराएंगे। आपके कमेंट्स, आपके सुझाव हमको इनकरेज करते हैं और इसी तरह से इनकरेज करते रहिए, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए और हम लोग आप लोगों के लिए एक से एक अच्छे से अच्छा वीडियो लाते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेट नंबर 4। तो ये रहा आज का हमारा CHL 2020 का सेट 4। 3 सेट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और आज करने जा रहे हैं सेट 4। चलिए देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और इस क्वेश्चन में हमें करना क्या था, देखिए ये ब्लैंक दिखा रहा है कि खाली जगह भरनी थी। क्वेश्चन पढ़ते हैं। टुडे यू मे नॉट डैश व्हाट यू हियर, मतलब आज आप जो कुछ भी सुनेंगे उसको आप मे नॉट डैश, क्या आप उसको पसंद करें ना पसंद करें, अच्छा लगे ना लगे, आप उसका जवाब दें ना जवाब दें। आगे लिखा हुआ है कि बट दैट इज़ द ट्रुथ, पर यही सच है, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट, और आपको ये मानना पड़ेगा। मतलब आज जो कुछ आपसे बोला जाएगा वही सच है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको अच्छा लगे ना लगे। तो बात ये हुई ना, आपको अच्छा लगे ना लगे। तो देखिए इसके लिए कौन सा वर्ड आ रहा है, आपको अच्छा लगे ना लगे, इसमें क्या आप इंजॉय कर सकते हैं, यू मे इंजॉय इट और नॉट, या यू मे लाइक इट और नॉट, या यू मे रिप्लाई इट और नॉट, या यू मे आंसर इट और नॉट। तो आप इसको एंजॉय करें या ना करें, या फिर आप इसको लाइक करें या ना करें, या आप इसको रिप्लाई करें या ना करें, या आप इसका आंसर दें या ना दें, आपको ये सुनना पड़ेगा और यही सच है, आपको ये मानना पड़ेगा। तो इसमें क्या लगेगा कि यू मे लाइक इट और नॉट। इसमें सबसे सुटेबल ऑप्शन क्या है, लाइक। इसको हम एंजॉय तो करेंगे नहीं, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि यही सच है, आप माने या ना माने, आपको अच्छा लगे चाहे आपको बुरा लगे। तो इसलिए सबसे सुटेबल ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, क्योंकि यू मे रिप्लाई या यू मे नॉट आंसर ये तो हो नहीं सकता। बात यह है कि आप इसको एंजॉय करें ना करें, हालांकि काम चलाऊ है एंजॉय भी, पर चूंकि यहाँ लाइक लग गया है तो चूंकि अब एंजॉय से ज़्यादा सुटेबल, एंजॉय से ज़्यादा अच्छा इस रेफरेंस में, इस सेंस में लाइक ही आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके और दूसरा क्वेश्चन है, देखिए किस बात पर है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि एक अंडरलाइन पार्ट दिया हुआ है, आप सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन पार्ट। अब अंडरलाइन सेगमेंट होगा तो इसका मतलब एक सेंटेंस होगा, कहीं अंडरलाइन किया हो गया, अगर वो गलत है तो उसको सही, उसका सही उसके आगे दिया होगा, अगर वो गलत नहीं है तो फिर नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड होगा। चलिए देखें क्या दिया हुआ है। अंडरलाइन पार्ट ये है कि नोज बेस्ड वैक्सीन, ठीक है। आधे इंडिया हैज़ आइडेंटिफाइड, इंडिया ने आइडेंटिफाई किया है अ नोज बेस्ड वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। मतलब हुआ कि अभी कोविड-19 के अगेंस्ट इंडिया ने एक नोज बेस्ड वैक्सीन आइडेंटिफाई की है। तो ये नोज बेस्ड नहीं होगा, नोज नाउन है, बेस्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। तो नाउन एडजेक्टिव नाउन का कम्बिनेशन नहीं बनता है, बल्कि क्या होगा, नेज़ल बेस्ड। नेज़ल का मतलब क्या हुआ, ये नाक से रिलेटेड होता है। तो नोज बेस्ड नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, नेज़ल बेस्ड होना चाहिए। ये सेंस बेस्ड वैक्सीन नहीं होगी और ये नेज़ल बेस्ड वैक्सीन होगी, और ऑरल बेस्ड नहीं होगी। ऑरल बेस्ड क्या हो जाता है, कान से रिलेटेड है, ये कान में डाली जाएगी थोड़े ना वैक्सीन भाई, तो नो सब्सटीट्यूशन हो नहीं सकता क्योंकि नोज बेस्ड गलत है। ये नेज़ल बेस्ड थी, नाक के लिए आई थी, नाक में डालने के लिए दवा कोविड की। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा इसके लिए, इसके लिए आपका आंसर होगा बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन कर चुके, तीसरा क्वेश्चन देखिए किस लिए ये क्वेश्चन दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ कि ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, आपको इसे डायरेक्ट बनाना है। चलिए देखते हैं क्या करना होगा इसमें। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है द स्टूडेंट्स आस्क्ड द टीचर। ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या लिखा है, स्टूडेंट्स लिखा है, और किससे पूछा है, टीचर से। तो स्पीकर हो गया स्टूडेंट्स और टीचर लिसनर हो गए, और आस्क्ड यहाँ लिखा है तो क्वेश्चन होगा। अच्छा, वेयर से शुरू हुआ है तो इसका मतलब कि बीच में यही इन्वर्टेड कामा लगेगा। दे कुड लिखा हुआ है
तो इसका मतलब कुड पहले आ जाएगा और दे बाद में चला जाएगा। और इस कुड का ये आस्क्ड पास्ट में है ना, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। इसका मतलब जो कुड है वो क्या रहा होगा, कुड का कैन रहा होगा। और दे कौन है, दे ये स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि टीचर के लिए तो दे लगा हुआ नहीं है। टीचर के लिए लगता तो ही लगता या सी लगता, दे लगा है तो दे लगने का मतलब क्या हुआ, ये स्टूडेंट्स के लिए लगा है। तो अगर ये दे स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग बदला है तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ वी रहा होगा, तभी तो स्पीकर के अकॉर्डिंग बदलने का मतलब हुआ कि आपका जो रिपोर्टेड का सब्जेक्ट है वो वी होगा, तभी तो स्पीकर के अकॉर्डिंग दे हुआ है। अच्छा, और पहले कैन लगा हुआ है, फाइंड द इंफॉर्मेशन फॉर देयर प्रोजेक्ट। अब दे आर किसके लिए, अगर दे लगा है स्टूडेंट्स के लिए तो और किसके, देर किसके लिए लगा होगा, यहाँ पे और लगा रहा होगा। इतनी चीज़ें चलिए हम देख लेते हैं, जिसमें मिल जाएगा वही हमारा ऑप्शन होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ क्या मिला हुआ है, टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन टीचर से पूछा था, तो ये टीचर और ये चौथा वाला ये दोनों गलत हो गए। स्टूडेंट्स ने पूछा है, टीचर से पूछा है। अब दूसरी बात आ जाती है कि यहाँ पे हो गया द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, ये तीन ही बात सही हो गई। वेयर भी ठीक होगा, कैन भी ठीक है, लेकिन यहाँ यू नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, वी। क्योंकि अगर इस यू के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम टीचर के लिए यहाँ पे बदल देंगे और यू टीचर होगा। देखिए ये जो यू है वो कौन है, टीचर है, और टीचर ने पूछा ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन था हमारा वहाँ पे यहाँ दे लगा हुआ था। मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ था, ये दे लगा हुआ है। दे होने का मतलब ये टीचर नहीं है, दे होने का मतलब ये स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर यू का कोई चांस नहीं है, वी होना चाहिए, ठीक है। फिर आइए देखते हैं आपको, ये देखिए हमने इसमें क्या क्या बोला था कि स्टूडेंट ने पूछा है, टीचर ने पूछा नहीं है, तो ये टीचर से जो शुरू हो रहे हैं ये दोनों तो गलत हो गए। ये स्टूडेंट्स वाला है, स्टूडेंट से टू द टीचर, वेयर कैन यू, मैंने कहा था ये यू जो होता है ना ये हो जाएगा, और यहाँ लगा था दे, इसलिए ये यू नहीं होना चाहिए, यहाँ वी होना चाहिए। एक गलती यहाँ पे मिल गई, तो फिलहाल ये वाला भी क्वेश्चन आंसर गलत हो गया। अब देते हैं द स्टूडेंट्स आस्क द टीचर, ठीक है। वेयर कैन वी, देखिए यहाँ पे वी लगा हुआ है। फाइंड द इंफॉर्मेशन फॉर आवर प्रोजेक्ट, तो यही वाला आंसर सही है। आपका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि साइनोनियम बताना है, आपको साइनोनियम बताना है, और जो वर्ड दिया हुआ है वो दिया है डेस्पिकेबल। तो व्हाट डू यू मीन बाय डेस्पिकेबल, क्या होता है डेस्पिकेबल का मतलब होता है भाई, तो डेस्पिकेबल का मतलब होता है कंटेम्प्टेबल। डेस्पिकेबल को अगर हम हिंदी में कहें तो इसका मतलब होता है घृणित, और घृणित का मतलब समझ रहे हैं ना, कोई ऐसा व्यक्ति जो निंदनीय हो, जिसने कोई ऐसा काम किया हो जिससे लोग नफरत करें, घृणित हो जाएगा। घृणित कह सकते हैं आप इसको, लोथसम भी कह सकते हैं। लोथ मने होता है ना घृणा, नफरत, तो डिस्पिकेबल हो गया, लोथसम हो गया, कंटेम्प्टेबल आप कह सकते हैं इसको, कंटेम्प्टेबल, ठीक है, ये हो सकता है। और कंटेम्पचुअस तो दूसरी चीज़ हो जाएगी, पर्सन हो जाता है, कंटेम्प्टेबल हो जाएगा। तो ये आपका सिमिलर हो जाएगा। साइनोनियम पूछा है। अब देखिए कमेंडेबल जो है, ये कमेंडेबल तारीफ़ करने लायक होता है, और लॉडेबल माने क्या होता है, तारीफ़ करने लायक होता है। तो कमेंडेबल प्रशंसनीय हो गया, प्रेजवर्दी, लॉडेबल प्रशंसनीय, प्रेजवर्दी, ये दोनों एक दूसरे के साइनोनियम है। ए और सी एक दूसरे के साइनोनियम है। डिज़ायरेबल का हम जिसकी इच्छा करें, और कंटेम्प्टेबल का मतलब होता है घृणित या घिनौना। तो यही आपका साइनोनियम होगा, किसका, डेस्पिकेबल का, ठीक है। तो आपका आंसर भी यही होगा, डी, ठीक है। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देना है आपको, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसका देना है, अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। क्वेश्चन क्या है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। तो साउंड की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने वाले साइंस को क्या कहते हैं। ये एक टॉपिक है, उसमें क्या कहते हैं, लॉजीज और स्टडी में हम पढ़ाएंगे। एक अभी थीमेटिक वोकैब में हम देने वाले हैं लॉजीज और ग्राफीज, ठीक है, जिसमें साइंस और स्टडीज़ के बारे में है कि किस साइंस की किस ब्रांच को क्या कहते हैं, रॉक्स की स्टडी को क्या कहते हैं, और माउंटेन की स्टडी को क्या कहते हैं, तमाम इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उसी से रिलेटेड है।
फिजिक्स के साउंड एक टॉपिक होता है फिजिक्स में, साउंड के स्टडी या साउंड की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने वाले साइंस को क्या कहते हैं। तो चलिए एक तरफ से देखते हैं फोटोनिक्स क्या होता है। फोटोनिक्स फोटॉन की स्टडी करता है, ये केमिस्ट्री की चीज़ है, ठीक है। फोटॉन होते हैं, तो फोटॉन की स्टडी को फोटोनिक्स कहा जाता है। मैकेनिक्स जो है वो मशीनों की स्टडी करता है। ऑप्टिक्स जो होता है वो क्या होता है, लेंसेज की स्टडी करता है। किसकी, लेंस, जो शीशा होता है, प्रिज्म होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कन्वेक्स, कनकेव, ये वाले जो होते हैं, माइक्रोस्कोप है, और इन सब चीज़ों को स्टडी करता है ऑप्टिक्स उसको कहते हैं। और अकाउस्टिक्स मतलब होता है ध्वनि विज्ञान, यही है जो साउंड की स्टडी करता है। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, डी होगा, ठीक है। अकाउस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 क्वेश्चन हो गया। अब ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछे क्या है, एक इडियम दिया हुआ है, उसकी मीनिंग, और इडियम क्या है, थिक एज थीव्स। क्या पूछा है, थिक एज थीव्स। तो थिक एज थीव्स का मतलब होता है घनिष्ठ दोस्ती। क्या होगी, घनिष्ठ दोस्ती। तो घनिष्ठ होता है कि ठा होता है, ठा होता है। घनिष्ठ दोस्ती मतलब समझ में आ गया ना। घनिष्ठ दोस्ती का मतलब हो गई क्लोज फ्रेंडशिप। क्या होंगे ये, क्लोज फ्रेंड होंगे, ये हो गया। या क्लोज फ्रेंड ना हो तो क्या कह देते हैं, फास्ट फ्रेंड होंगे। फास्ट फ्रेंड ना कहना चाहते हो तो क्या कहोगे, इंटीमेट दोस्त होंगे, ठीक है ना। ये इंटीमेट फ्रेंड होते हैं। अब जो भी लगाएं, क्लोज फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड, इंटीमेट फ्रेंड, या आप ये कह सकते हैं चम। चम का मतलब क्या होता है, लंगोटिया यार। लंगोटिया यार किसको कहते हैं, जब बचपन में लंगोट बांधा करते थे, आजकल के बच्चे तो खैर हगीज बांधते हैं, तो हगीजिया दोस्त कह लीजिए या लंगोटिया दोस्त कह लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। चम का मतलब होता है बचपन का यार, ठीक है। चलिए, तो घनिष्ठ दोस्ती के लिए हमें कौन सा वर्ड मिलने वाला है। अब देखिए, टेलिंग लाइज ऑल द टाइम, इसका कहाँ लेना देना है भाई इसका। नेवर हेल्पिंग एनीवन, ये भी नहीं होगा। हैविंग क्लोज फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम 6 क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। और इसमें पूछा क्या है, एंटोनियम। किसका एंटोनियम पूछा है, डिसहेवेल्ड, ठीक। क्या पूछा है, डिसहेवेल्ड। अब डिसहेवेल्ड का मतलब क्या होता है भाई, डिसहेवेल्ड का मतलब क्या होता है, अनटाइडी। अनटाइडी, अनटाइडी का मतलब क्या होता है, जो व्यवस्थित ना हो। देखिए, एक वर्ड होता है टाइडी। टाइडी का मतलब क्या होता है, नीट एंड क्लीन, समझ रहे हैं ना। टाइडी मतलब क्या होता है, नीट एंड क्लीन। और वेल ऑर्डर्ड, वेल अरेंज्ड, वेल सिस्टमेटिक। जैसे कुछ लोगों को देखिए, किसी के कमरे में घुसिए तो चप्पल एक किनारे, जूते एक किनारे, और चम्मच उम्मच तक सब जहाँ जिसको होना चाहिए, बहुत सटीक, बहुत करीने से लगा होता है। बड़े मेथडिकल लोग होते हैं, वो हर चीज़ अपनी जगह पर होगी। और एक हम लोगों का होता है, जो चीज़ जहाँ फेंक दी तहाँ फेंक दी, बाद में ढूंढो तो मिलती नहीं है जल्दी। तो ये हो जाता है अनटाइडी, ठीक है। टाइडी और अनटाइडी, ये टाइडी बहुत व्यवस्थित हो गया, बहुत साफ सुथरा, बड़ा व्यवस्थित, और अनटाइडी उसी का ठीक उल्टा, डिसऑर्डरली, कोई चीज़ कहीं नहीं, जहाँ चीज़ जहाँ फेंकी पड़ी है वहीं रहेगी। नीट एंड क्लीन नहीं होगा, ठीक है। तो डिसहेबल्ड मतलब अनटाइडी, ठीक है। अब अनटाइडी का एंटोनियम तो ऑर्डर्ड हो गया। ऑर्डर्ड मतलब बहुत व्यवस्थित और क्रम से, ये एंटोनियम हो गया। क्लटर्ड एक होता है वर्ड, ठीक है। तो क्लटर्ड का क्या मतलब होता है, क्लटर्ड और अनकेप्ट, ये भी वही है। क्लटर्ड का मतलब भी अनटाइडी हो गया, ठीक है, अव्यवस्थित। और अनटाइडी लिखा ही है। अनकेम्प्ड का भी मतलब वही होता है, अनटाइडी। अरे भाई, इसमें तो ढेर सारे साइनोनियम मिल गए। तो अनटाइडी का साइनोनियम देखिए, एक वर्ड ले लीजिए, आपको ढेर सारे साइनोनियम एंटोनियम मिल गए। एंटोनियम आंसर बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर दूसरे वर्ड का आपको साइनोनियम मिल रहा है। अनटाइडी का मतलब हुआ कि अव्यवस्थित, जो चीज़ क्रम से ना हो, बड़ा मतलब बहुत ही गंदा संदा सा। तो अनटाइडी, अनकेम्प्ड, क्लटर्ड और डिसहेबल्ड सब एक दूसरे के साइनोनियम हो गए। ये और ये सब साइनोनियम हैं। एक वर्ड केवल बच रहा है आपका एंटोनियम, ऑर्डर्ड, इसी का उल्टा हो जाएगा डिसहेबल्ड का। आंसर क्या होगा आपका, ए।
लेकिन इसमें कई काम बन गए हमारे ना। मान लीजिए कल को क्वेश्चन में अनटाइडी पूछ लिया जाए तो अनटाइडी का साइनोनियम पूछ लिया और पूछा है ऑप्शन दिया है क्लटर्ड, तो ध्यान रखिएगा अनटाइडी का डिसहेबल्ड, क्लटर्ड, अनकेम्प्ड, ये सारे के सारे साइनोनियम होते हैं, ठीक है ना। और डिसऑर्डरली भी कह सकते हैं, वो लिखा नहीं है, डिसऑर्डरली भी आ सकता है। चलिए 7 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और ये करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है भैया, पूछा है एंटोनियम, वंस मोर एंटोनियम का क्वेश्चन है। किसका है, अकस्टम्ड का। अकस्टम्ड का मतलब क्या होता है, हमको जिस चीज़ की आदत पड़ जाती है। अकस्टम्ड का मतलब हम जिस चीज़ की आदी हो गए हैं, जिसके हम हैबिचुएट हो चुके हैं। तो अकस्टम्ड को हम ऐसे भी कह सकते हैं हैबिचुएटेड, ठीक है, हैबिचुएटेड ये हो गया, जिसकी हमें आदत पड़ गई है। तो देखते हैं इसका एंटोनियम क्या होगा। तो ऑर्डिनरी तो हो गया साधारण सामान्य, टेरिफिक का मतलब क्या हुआ, डर से रिलेटेड है, फैबुलस हो गया बहुत शानदार, और अनयूजुअल का मतलब जो स्वाभाविक ना हो, जो यूजुअल ना हो। तो और अकस्टम्ड का मतलब क्या हुआ, जिसकी हमें रोज़ आदत पड़ गई है। तो अकस्टम्ड देखा जाए तो यूजुअल हो जाता है ना, हम जिस चीज़ के अकस्टम्ड हो जाते हैं, जिसके हैबिचुअल हो जाते हैं, वो चीज़ हमारे लिए क्या हो जाती है, यूजुअल हो जाती है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अनयूजुअल हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो गया, डी, ठीक है। बाकी ऑर्डिनरी, टेरिफिक और फैबुलस का मतलब आपको बता चुका हूँ मैं। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कहा क्या जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि एक अंडरलाइंड पार्ट है। देखिए सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड पार्ट, तो कहानी समझ में आ गई। अब और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। और वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लावण्या वॉज हैप्पी, ठीक है। अंडरलाइन तो इतना किया गया है, लेकिन ये सही है कि गलत है, जब तक आप पहले से नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। पढ़ना तो पड़ेगा पूरा सेंटेंस, केवल यहाँ से काम नहीं चलेगा। लावण्या वॉज हैप्पी, लावण्या बहुत खुश थी या था पता नहीं, लड़का है कि लड़की, नाम तो लड़की का लग रहा है। लावण्या वॉज हैप्पी टू सी दैट द ट्री दे हैड प्लांटेड द प्रीवियस ईयर। लावण्या ये देखकर खुश थी कि वो पेड़ जो उन लोगों ने 3 साल पहले लगाया था, हैज़ ग्रो क्वाइट टॉलर। अब ये बताइए, हैज़ ग्रो क्वाइट टॉलर, अब ये भी तो पास्ट में होना चाहिए। सेंटेंस क्या कह रहा है, तीनों सेंटेंस मैच करिए। लावण्या खुश थी और उन लोगों ने पौधा लगाया था और प्रीवियस ईयर में लगाया था, तो ये हैज़ ग्रो कहाँ से होगा, जब वाज हैप्पी है, वो खुश थी, जिस दिन वो खुश थी उस दिन के पहले का टेंस होगा ये, कि पौधा बड़ा हो गया, पेड़ बड़ा हो गया। तो अगर वाज उसके खुश होने का टेंस पास्ट में है, तो पौधे के बड़े होने का जो उसके खुश होने का कारण है, ठीक है, वो खुश है। और कारण क्या है कि पौधा बड़ा हो गया, तो कारण तो परिणाम के पहले ही घटित होगा। तो परिणाम यह है कि वो खुश है, कारण है कि पौधा बड़ा हो गया, तो कारण परिणाम के पहले होगा। इसलिए ये वाला सेंटेंस भी किस में होना चाहिए, ये भी स्पष्ट पास्ट में होना चाहिए। और दूसरी बात, एक गलती और जो देखने को मिल रही है वो क्या है, देखिए हैज़ के साथ ग्रो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी। क्या लगेगी, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हम हैज़ को हैड करेंगे तभी हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी पड़ेगी। तो आप ढूंढिए वो आंसर जिसमें हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगी हो, ठीक है। और क्वाइट के बाद ये टॉलर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, कंपैरिजन नहीं किया जा रहा, किसी और पेड़ से कंपेयर नहीं किया जा रहा है, इसलिए इसमें क्या लगेगी, पॉजिटिव डिग्री ही यूज करिए, केवल टॉल लिखिए, टॉलर ना लिखिए। तो इतनी चीज़ें आपको सुधारनी हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ लिखा हैड ग्रोन क्वाइट टॉलेस्ट। अब टॉलेस्ट क्यों होगा, और पेड़ों से तो कंपैरिजन नहीं हो रहा ना, ये गलत हो गया। आगे लिखा हैड ग्रो क्वाइट टॉलर, यहाँ हैड के साथ ग्रो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, ये भी गलत हो गया। यहाँ हैड ग्रोन क्वाइट टॉल, तो यहाँ देखिए हैड के साथ ग्रोन लिखा है, क्वाइट के साथ पॉजिटिव डिग्री लगी है, तो यही हमारा आंसर होगा। नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड यहाँ होगा नहीं, तो आपका आंसर है इसमें सी, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न होनी तो नहीं चाहिए। चलिए अगला करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए 2 टुकड़े में है, पहले ऊपर वाला देख लेते हैं हम लोग। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है कि आप कोई ग्रामेटिकल एरर ढूंढिए, ठीक है, देख लिया हमने, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आ जाइए। लिखा है द स्पोर्ट्स डे इवेंट्स विल बी कंडक्टेड फ्रॉम
3:30 PM एंड 5:30 PM ऑन सैटरडे। देखिए ये जो फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम के साथ एंड नहीं लगता, फ्रॉम के साथ क्या लगता है, टू लगता है। देखिए दो चीज़ों का पेयर होता है, आप ध्यान रखिएगा हमेशा। वैसे पता होगा आपको, फ्रॉम के साथ हमेशा क्या लगता है, टू। और जो बिटवीन होता है, बिटवीन के साथ हमको क्या लगाना होता है, एंड लगाना होता है। टाइम के मामले में ये बात फिक्स है, ठीक है ना। फ्रॉम के साथ टू और बिटवीन के साथ एंड, ये पेयर टूटना नहीं चाहिए, ठीक। ये फेविकोल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं, ठीक है, समझ गए। तो फ्रॉम के साथ एंड लगाना गलत है, तो जिसमें फ्रॉम एंड ये मिलेगा। अच्छा, होना क्या चाहिए, एंड की जगह पर टू होना चाहिए, तो मैंने बोला नहीं। चलिए अब देखते हैं, तो ये वाला डी वाला ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है, यही आपका आंसर होगा, क्योंकि गलती किस में है, गलती डी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 11 सेज। देखिए यहाँ एक फिर इडियम दी हुई है और दिया है टू हैव एक्स ऑन वंस फेस। इस इडियम का मतलब क्या होता है, टू हैव एक्स ऑन वंस फेस, इसका मतलब हुआ अपने किए पर शर्मिंदगी होना, ठीक है ना, अपने किए पर शर्मिंदगी होना। तो हम लिख ले रहे हैं शर्मिंदा होना, ठीक, शर्मिंदा होना, बहुत लज्जित होना। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है जो इसी मीनिंग का है। तो एक लिखा टू बी एम्बेरस्ड बिकॉज ऑफ वन सेक्शन, ठीक है, ठीक ठीक लग रहा है। टू अप्लाई एग योक, भैया ये लिखा है ना हैव एग्स ऑन वंस फेस, तो जो अगर मुहावरे में एग लिखा होगा तो आंसर में तो एग बिल्कुल नहीं होगा, तीन के तीनों गलत हो गए। मुहावरे में आंसर लिखा होगा। देखिए मुहावरा वगैरह ऐसा होता है ना जिसमें वर्ड्स की लिटरल मीनिंग नहीं लगती है, ठीक। जैसे कहीं अब मान लीजिए अगर मुहावरे में एग लिखा होगा तो मीनिंग में तो कतई एग होगा ही नहीं, पहले एकदम से ऐसे ही काट दिया करिए, ठीक। तो आपका आंसर कौन सा होगा, ए वाला होगा, मतलब अपने किए पर शर्मिंदा होगा। हैव ए ऑन फेस, आपके चेहरे पर अंडा आना, मतलब अपने किए पर शर्मिंदा होना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं हम। और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसका है, देखिए अ न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ थोड़ा सा अंतर समझिएगा। अ न्यू प्रोजेक्ट या बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्विंग सम रिस्क, एक ऐसा प्रोजेक्ट कि आपको बिजनेस में कुछ नया करना है जिसमें थोड़ा रिस्क हो। अच्छा, बिजनेस में रिस्क किसका होता है, मर्डर का होता है, नहीं मर्डर का नहीं होता, रिस्क होता है जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, जो आपने पैसा लगाया है वो डूब जाने का डर होता है, बस और कोई बात नहीं है। तो इस तरह से पैसा डूब जाने का रिस्क उठाना एक नए काम में, इसको क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये प्रोजेक्ट या बिजनेस एक्टिविटी के लिए आपको वर्ड लगाना है, पर्सन के लिए नहीं। तो वेंचर का मतलब क्या होता है, वेंचर मतलब होता है जोखिम, क्या होता है, जोखिम, जो हम उठाते हैं कोई नई एक्टिविटी शुरू करके, कोई नया प्लांट वगैरह लॉन्च करके। और टैबू मने टुटका होता है, ये तो होगा नहीं यहाँ पे। एक्सपेरिमेंट अनुभव होता है, यहाँ पे होगा नहीं। इंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, उद्यमी, क्या होता है, उद्यमी, होता है अ पर्सन हु टेक्स रिस्क। उद्यमी क्या है, उद्यमी होता है। इंटरप्रेन्योर क्या होता है, इंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु टेक रिस्क। और जोखिम क्या होता है, जोखिम कहा जाता है उस रिस्क को। तो क्वेश्चन पर्सन का पूछा था या रिस्क का पूछा था, तो देखिए ध्यान रखिएगा, अगर पर्सन का पूछा होगा तो इंटरप्रेन्योर होगा ऑप्शन, अगर रिस्क का पूछा होगा तो वेंचर होगा ऑप्शन। चलिए वंस मोर फिर से देखते हैं। अ न्यू प्रोजेक्ट या बिजनेस एक्टिविटी, क्वेश्चन किस पर पूछा गया है, एक्टिविटी, एक ऐसी बिजनेस एक्टिविटी जिसमें रिस्क होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, वेंचर। अगर ये लिखा होता है एक ऐसा पर्सन जो रिस्क उठाता है, तब इंटरप्रेन्योर होता। तो काफ़ी क्लोज कर दिया है इन्होंने मामले को। अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो समझ लीजिए गई आपकी भैंस डैश डैश डैश, बाकी आप समझदार हैं। चलिए, तो भैंस तो कई बार पानी में जा चुकी होगी, कोई ऐसा नहीं है पहली बार हो, जाती रहती है। चलिए यहाँ पे खाली जगह भरना है। क्वेश्चन क्या दिया है कि हिज वॉइस वाज, उसकी आवाज़ ऐसी थी, कैसी थी, बाय द साउंड ऑफ द हेलीकॉप्टर। ओ मतलब कोई आदमी बोल रहा था और तब तक हेलीकॉप्टर गड़गड़ 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 करता हुआ हेलीकॉप्टर आ गया, तो हेलीकॉप्टर की आवाज़ में उसकी आवाज़ दब गई, ये बात कहना चाह रहे हैं। ओ ठीक है,
तो हेलीकॉप्टर की आवाज़ में उसकी आवाज़ दब गई थी, ये ड्रोन तो होगा नहीं, ठीक है ना, ये ड्रोन तो हो जाता है ना खींच लेना। और ड्राइव इन का मतलब क्या होता है कि प्रेरित करना, आगे बढ़ाना, चलाना, ये भी नहीं होगा। ड्रोन्ड ये होता है, ये हो सकता है कि हेलीकॉप्टर की आवाज़ में उसकी आवाज़ डूब गई तो ड्रोन्ड होगा, और डॉन्ड नहीं होगा, ये नहीं, ठीक है। तो हेलीकॉप्टर की आवाज़ ने उसकी आवाज़ को दबा दिया या उसकी आवाज़ डूब गई हेलीकॉप्टर की आवाज़ में, इसके लिए आंसर क्या होगा? सी। और क्या होगा ऑप्शन, वर्ड क्या होगा? ड्रोन्ड, डूब गई। चलिए 13 क्वेश्चन हो गए। ये रहा 14वां क्वेश्चन। पहले पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट दिया है वही, स्लैश लगा है, यहाँ दिया है नो ऑप्शन का, नो एरर का और एक टैग लगा हुआ है। तो अगर नो एरर का एक टैग लगा हुआ है तो बात समझ में आ गई है कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो सीधे मुद्दे पर पहुँचते हैं। मुद्दा क्या है कि अप्रूव हैज़ बीन ऑर्डर, अप्रूव हैज़ बीन ऑर्डर मतलब एक जांच का ऑर्डर दिया गया है बाय द इंसिडेंट। अच्छा, इंसिडेंट थोड़े ना ऑर्डर देगा भैया, ये लिखा है बाय द इंसिडेंट के द्वारा, इंसिडेंट के द्वारा जांच का आदेश दिया गया, ये गजब की बात हो गई। दैट ऑकर्ड एट द सेलिब्रेशंस, और ये घटना के लिए लगा हुआ, दैट ऑकर्ड ड्यूरिंग द सेलिब्रेशंस, ये तो बात हो गई, दूसरी हो गई। इन्होंने कहा अप्रूव हैज़ बीन ऑर्डर्ड बाय द इंसिडेंट, तो इंसिडेंट के द्वारा एक जांच का आदेश दिया गया है, हो ही नहीं सकता, इंसिडेंट के द्वारा नहीं दिया जाएगा, ये कोई पर्सन तो है नहीं, इसका मतलब ये गलत हो गया। चलिए तो फिर सही क्या होगा, अब देखते हैं कि यहाँ सही होना चाहिए कि अप्रूव हैज़ बीन ऑर्डर्ड, ठीक है ना, इनटू द इंसिडेंट। प्रूव हैज़ बीन ऑर्डर्ड, एक जांच का आदेश दिया गया है, बाई की जगह पर अगर मैं लगा दूं इनटू द इंसिडेंट, मतलब क्या हुआ? इनटू द इंसिडेंट मतलब हुआ उस घटना में, उस दुर्घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं, तो दुर्घटना की जांच हो जाएगा जब इंटू लगा देंगे। तो यही इंटू इस बाई की जगह पर लगना चाहिए था। तो हमारा आंसर कहाँ होगा? जे बाय द इंसिडेंट, यही बाई गलत है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, और इस क्वेश्चन में क्या करना है हम लोगों को? सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है सई कुमारी गेव, ठीक है, सई कुमारी गेव अखिला अ बुके ऑफ लिलीज ऑन हर बर्थडे। तो सई कुमारी ने अखिला को क्या दिया? सई कुमारी सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, अखिला ऑब्जेक्ट है, अब बुके ऑफ लिलीज ये भी ऑब्जेक्ट है। देखिए ऑब्जेक्ट में थोड़ा ज़्यादा निशान लगा दिया, फिर से लगाना पड़ेगा। सई कुमारी सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, अखिला ऑब्जेक्ट है पर्सन, और बुके ऑफ लिलीज ये ऑब्जेक्ट और हो गया, ऑन हर बर्थडे टाइम हो गया। तो हमें सबसे पहले क्या देखनी होती है? इसमें सबसे पहले देखनी होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है, तो इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी? वर्ब की सेकेंड फॉर्म की जगह पर वाज वर्ब लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर ऐसा दो में हुआ तो हम देखेंगे कि सब्जेक्ट किसको बनाया गया, अखिला 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 अखिला, चारों में अखिला है, तो इसका मतलब हमारा काम किससे बनने वाला है? वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही ढूंढ लीजिए जिस ऑप्शन में मिल जाए, ठीक है, जिस ऑप्शन में मिले। तो अखिला गेव, अखिला के बाद गेव वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई, ये होगा नहीं। अखिला इज गिवन होगा नहीं, चलिए ये भी कट गया। अखिला वाज गेव, देखिए वाज के बाद गेव नहीं लगता, वाज के बाद गिवन लगता है, ये भी कट गया। ये लिखा है अखिला वाज गिवन, यहाँ वाज के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, आपका आंसर क्या होगा? डी। चलिए आगे बढ़ें। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि एक जम्बल्ड ऑर्डर में आपको एक सेंटेंस, एक पैराग्राफ के टुकड़े दिए हुए हैं, एक पैराग्राफ के टुकड़े करके 4 सेंटेंस आपको जम्बल्ड ऑर्डर में दिए हैं। करना क्या होगा आपको? इस जम्बल्ड ऑर्डर को सेट करना होगा प्रॉपर ऑर्डर में। तो चलिए देखते हैं। पहले हम वही अपना वाला तरीका अपनाते हैं। एज अ रिजल्ट ही हैड, यहाँ ही मिला हमको। देखें इस ही को किसके लिए लिखा है, ये मिल जाता है। ही हैड अ डेब्ट ऑफ 500 मिलियन यूएस डॉलर एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। चलिए ये कौन ही है पता करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ही बिगेन स्पेंडिंग लैविशली, ये ही कौन है अभी नहीं मिला। ही बिगेन स्पेंडिंग लैविशली, चलिए ये हो गया। सी में लिखा है माइकल जैक्सन, माइकल जैक्सन जिसको कहा जाता था किंग ऑफ द पॉप म्यूजिक, स्टेड एट द टॉप ऑफ हिज कैरियर फॉर मेनी ईयर्स। ठीक, तो ये हमको सारे ही का एक कारण मिला, माइकल जैक्सन। आगे फिर लिखा है डी में ही वॉज रिस्पेक्टेड फॉर हिज वर्क कल्चर। तो हमको एक चीज़ देखने को मिली है कि जो हमारा सेंटेंस है दैट विल बिगिन विद ऑप्शन सी,
हमारा जो सेंटेंस है, जो पैराग्राफ है, सॉरी सेंटेंस बोल दिया था, जो पैराग्राफ है वो किस सेंटेंस से शुरू होगा ये क्लियर हो गया कि सी वाले से शुरू होगा, क्योंकि केवल सी में माइकल जैक्सन लिखा है, बाकी सब में ही लिखा हुआ है। तो नाउन हम सबसे पहले रखेंगे, तो यानी कि सी से हम पैराग्राफ की स्टार्टिंग करेंगे। देखते हैं किसमें ए, ये वाला ए से शुरू हुआ है, होगा नहीं, ये वाला बी से शुरू हुआ होगा नहीं, ये वाला सी से शुरू हुआ है, ये हो सकता है, ये वाला डी से। अगर सी से शुरू होने वाला केवल एक ऑप्शन है तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, वही ऑप्शन होगा। अगर सी से दो शुरू हो रहे होते तो हम अगले सेंटेंस तक जाते। अब आपको अगले सेंटेंस पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना मतलब एनर्जी मत वेस्ट किए। बी स्मार्ट, एक्ट स्मार्ट, ठीक है। सिलेक्शन स्मार्टनेस से होगा, नॉलेज आप लेके बैठे रहिए, एक बोरा नॉलेज और कुछ नहीं होने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ है, एंटोनियम, सॉरी गलत बोल दिया, दिख रहा है आँख के सामने सेनोनियम, बोल रहा हूँ एंटोनियम, तो भैया ये गलती से बोल दिया, ये है सेनोनियम, ठीक। किसका सिनोनियम है, फॉरबिड का। और फॉरबिड का मतलब क्या होता है, फॉरबिड का मतलब होता है किसी को कोई कार्य करने से मना करना या रोकना, ठीक है। चलिए मना करना या रोकना, तो एनकरेज का मतलब तो ये हो जाएगा प्रोत्साहित करना। तो मना करना या रोकने का अगर अपोजिट एंटोनियम पूछा होता तो ये हो सकता था सिनोनियम, गलत है। क्लोज करना रिलेटेड ही नहीं है। प्रोहिबिट का मतलब मना करना होता है, रोकना किसी को, तो ये हो गया, यही इसका सिनोनियम होगा, ठीक है। फॉरबिड का सिनोनियम क्या होगा, मना करना। एडियो का क्या मतलब होता है भाई, एडियो मतलब होता है इसका अलविदा, ठीक। अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, तो ये अलविदा होता है, ठीक है। एक गाना था किसी फिल्म का, बस अब बात आई याद आ गया, तो ये है अलविदा, तो ये फेयरवेल हो जाएगा, गुड बाय हो जाएगा। तो ये तो ऑप्शन में नहीं होगा, दे दिया है, अच्छा वर्ड था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कभी हो सकता है कि कभी ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, इसलिए सुने रहो, जाने रहो क्या करना है। तो फॉरबिड का साइनोनियम कौन सा हुआ, फॉरबिड का साइनोनियम हो गया सी, फॉरबिड, मना करना, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है। और क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है, देखिए आप, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखिए तो ये लिखा इरिटेशन, तो ठीक ही है। पोजीशन में हमें कुछ गड़बड़ी नज़र आ रही है, यहीं कुछ दाल में काला है। तो देखिए पोजीशन में क्या होता है, POSSE, फिर डबल S होगा और ION होगा, ठीक, याद रखिएगा। S क्या है, दोनों डबल डबल हैं और इसमें S सिंगल लगा हुआ है, तो यानी कि बी वाला हमारा ऑप्शन होगा। इन्विटेशन सही है, प्रोटेक्शन सही है, बाकी सब सही है, केवल पोजीशन गलत है, ठीक है। सही स्पेलिंग मैंने आपकी बता दी। अब ये ना कहिएगा कि इरिटेशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसकी स्पेलिंग सही है, तो जो सही है उसमें गलती नहीं निकाल सकते ना, जो गलत होगा उसी में बता सकते हैं कुछ। चलिए अगला फिर क्वेश्चन क्या है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब देखिए एविडेंस की स्पेलिंग सही है, ठीक है ना, डिस्कशन की स्पेलिंग भी ठीक लग रही है, सही है। रिजोल्यूट की स्पेलिंग भी ठीक है। तो एविडेंस क्या होता है, एविडेंस होता है साक्ष्य या सबूत, ये हो गया साक्ष्य। और डिस्कशन बताने की ज़रूरत नहीं है। रिजोल्यूट का मतलब क्या होता है, दृढ़ संकल्प। रिजोल्यूट का मतलब क्या हुआ, दृढ़ संकल्प, एकदम से, भगवान राम की तरह। और हॉटली ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हॉटी होता है घमंडी वाला, उसकी स्पेलिंग जो होती है ना, HAUGSTY होता है, ये हॉटी हो गया। तो जब इसको एडवर्ब बनाएंगे तो ये वाई हट के इसकी जगह क्या हो जाएगा, ILY हो जाएगा, ये हो जाएगा हॉटली। हॉटली का मतलब हो गया एरोगेंटली, ठीक है ना, बड़े ही अहंकार पूर्वक, बहुत ही अनकल्चर्ड मैनर में। तो यही वाली स्पेलिंग गलत है, किसकी, डी की गलत है। आपका आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 कि एक जम्बल्ड ऑर्डर में पैराग्राफ है, वंस मोर, फिर वही PQRS वाला मामला आ गया। चलिए आइए देखते हैं यहाँ क्या है PQRS में। ह्यूमन वर्क्स लिखा है, ह्यूमन्स वर्क, इंसान काम करता है, क्यों करता है, बिकॉज दे हैव टू, क्योंकि उसे काम करना पड़ता है। दे प्ले बिकॉज दे वांट टू, और वो खेलता इसलिए है क्योंकि उसको खेलना है, बस, क्योंकि वो खेलना चाहता है इसलिए। चलिए इसके आगे क्या होता है, फिर लिखा है द मोस्ट यूजफुल डेफिनेशन ऑफ दोज आर दोज, द मोस्ट यूजफुल डेफिनेशन। अब इसमें मोस्ट यूजफुल डेफिनेशन पूछा है, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं डेफिनेशंस की चर्चा इसके पहले आनी चाहिए।
आर दोज दैट क्लेरिफाई द रिलेशनशिप ऑफ स्पोर्ट्स टू प्ले। ठीक है, स्पोर्ट का प्ले के साथ क्या रिलेशन है जो ये क्लियर करे, गेम का कंटेस्ट से क्या रिलेशन है जो ये क्लियर कर दे, वही स्पोर्ट की सबसे अच्छी परिभाषा है, इन्होंने ये कहा। फिर प्ले को लेके स्टार्ट हुए। प्ले, इसके बारे में रोड द जर्मन थियरिस्ट कार्लडेम जर्मन के थियरिस्ट थे, इन्होंने प्ले के बारे में लिखा था कि प्ले इज पर्पजलेस एक्टिविटी। प्ले एक पर्पजलेस एक्टिविटी होती है फॉर इट्स ओन शेक द अपोजिट ऑफ वर्क। ठीक है, चलिए डी में क्या है कि स्पोर्ट्स आर पार्ट ऑफ एवरी कल्चर। जो स्पोर्ट्स है हर कल्चर का एक पार्ट होता है, पास्ट एंड प्रेजेंट, चाहे पास्ट की रही हो चाहे प्रेजेंट की रही हो। बट ईच कल्चर हैज़ इट्स ओन डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट। यहाँ जिक्र हुआ स्पोर्ट की डेफिनेशन का और यहाँ मोस्ट यूजफुल डेफिनेशन दिया। चलिए मैं फिर से इसको हटा के देता हूँ। यहाँ लिखा है कि स्पोर्ट आर द पार्ट ऑफ एवरी कल्चर। स्पोर्ट हर कल्चर का एक पार्ट होता है, पास्ट हो चाहे प्रेजेंट हो। अब आगे लिखा है कि ईच कल्चर हैज इट्स ओन डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट। यहाँ डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट की बात की गई है और यहाँ कह रहे हैं कि द मोस्ट यूजफुल डेफिनेशन आर, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती हैं ये। तो डेफिनेशन की स्टार्टिंग बात कर रही है डी बी में और बी में कह रहा है कि इसमें डेफिनेशन फला फला होती हैं। तो डी के बाद बी पहले आना चाहिए, तो डी के बाद पहले आएगा बी, तो कौन सा होगा, डी बी सी ए। ये होगा आपका 21वें का आंसर बी। क्लियर हो गया 21 का डी बी ए सी। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ें। हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहे हैं भाई? क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहे हैं कि इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड। ये पैसेज अच्छा क्लोज टेस्ट है जी, नीचे देखा ही नहीं मैं, ये क्लोज टेस्ट दिया हुआ है, ऊपर पढ़ रहा हूँ, कोई ज़रूरत ही नहीं थी पढ़ने की, अगर देख लिया होता तो। आइए ठीक है, ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ में कुछ खाली जगहें दी हुई हैं, उन्हें भरना है। चलिए शुरू हो जाते हैं। किसके बारे में दिया हुआ है? मेघालय के बारे में। कह रहे हैं कि मेघालय है एक हिली स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे लिखा है इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ये कंट्री के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। आगे लिखा इट इज़ डैश बाई इंडियन स्टेट ऑफ आसाम इन द नॉर्थ। मतलब इसके नॉर्थ में इंडियन स्टेट आसाम है और नॉर्थ ईस्ट में, ठीक, आसाम के बारे में नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट लिखा है। एंड डैश बांग्लादेश इन द साउथ एंड साउथ वेस्ट, और साउथ वेस्ट में बांग्लादेश है। ठीक है, तो 21 में क्या हुआ, इट इज़ डैश बाई, तो मतलब क्या हुआ, इंडिया की बात कर रहे हैं मेघालय की, तो ये मेघालय हो गया। तो कह रहे हैं इधर से मेघालय इनसे डैश है, तो मतलब घिरा हुआ है, और क्या, यही आप ऑप्शन लगाएंगे, घिरा हुआ है या इसकी बाउंड्री इधर से इधर की ओर जाती है, जो भी ऑप्शन मिलेगा देखेंगे यहाँ पे सेंस आया से घिरा हुआ है। आगे लिखा है एंड डैश, ये एंड के बाद लगा हुआ है ना, तो एंड आप समझ लीजिए एंड से क्या है। तो अगर यहाँ पर घिरे हुए के लिए लगा था तो यहाँ भी एंड उसी सेंस में आ जाएगा, कहीं टच करने के या किसी सेंस में। आगे लिखा है ये द स्टेट कैपिटल इज डैश हिल टाउन ऑफ शिलोंग। जो स्टेट कैपिटल है वो है डैश हिल टाउन ऑफ शिलोंग, शिलोंग की डैश हिल टाउन है, जो कि लोकेटेड है इन ईस्ट सेंट्रल मेघालय, जो ईस्ट सेंट्रल मेघालय में लोकेटेड है। मेघालय इज एन अपलैंड एरिया फाउंड बाई, मेघालय एक अपलैंड एरिया है जो बना था बाई अ डैश ब्लॉक ऑफ डेक्कन प्लेटू, जो डेक्कन प्लेटू के एक डैश ब्लॉक से बना हुआ है मेघालय। आगे लिखा इट्स समिट्स, मतलब ऊंची ऊंची चोटियाँ। जब इट्स समिट्स की बात कर दिया तो किसके लिए है, प्लेटू के लिए है। इट्स समिट्स वेरी इन डैश फॉर्म, ठीक है ना, फ्रॉम, अब ये वेरी लिखा हुआ है ना, तो इसकी जो चोटियां हैं उनकी ऊंचाई अलग अलग है। ये वेरी का मतलब क्या हुआ, चोटियों की ऊंचाई अलग अलग है, कहाँ से कहाँ तक, कोई 4000 फीट की हैं, कोई 6000 फीट की हैं, मतलब 1220 से 1830 मीटर। ठीक है,
तो ये आप 25 पे क्या भरना है। तो आइडिया लग गया हमें कि मेघालय के बारे में ये पैसेज है और मेघालय से रिलेटेड उसकी जोग्राफिकल सिचुएशन जो है, लोकेशन है, उसी पर ये पैसेज है, तो उसी से रिलेटेड वर्ड होगा। बाउंड्री किससे किससे घिरी हुई है, कौन किससे छूती है, ये सारी चीज़ें। तो 21 पे हमें क्या लगाना है, देखिए ऑप्शन नंबर हमारा सबसे पहले क्या आना है, 21। ठीक है, 21। ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 22, 23, 24, 25, 26, भाई कहीं नंबरिंग में गड़बड़ी हो गई है, 25 भी होने चाहिए थे। तो ये नंबरिंग में गड़बड़ी हुई है कहीं पर, जहाँ भी हुई हो यहाँ पे नंबरिंग वो हो गई। चलिए देखिए, तो इसको आप 21 मानिएगा। ठीक है, जहाँ भी पहला वहीं से शुरू होगा तो इसको आप 21 एक एक माइनस कर दीजिए सबको, जितने भी है 21 होगा, अगला 22 होगा, उसके आगे 23 होगा। ठीक है, कहीं ऐसे ही गड़बड़ हो गई होगी नंबरिंग में। चलिए आगे देखते हैं। तो ये लिखा इट इज़ डैश बाय इंडियन स्टेट ऑफ असम। तो ये किससे है, इट इज़, ये घिरा हुआ है ना, तो घिरा हुआ किससे लगाएंगे, ये बाउंडेड होगा या बाउंडेड होगा। तो बाउंडिंग और बाइंड तो होगा नहीं, इसके साथ या तो आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म, तो ये फर्स्ट फॉर्म में ये लगेगा नहीं, और ये घेरे हुए नहीं है, ये घिरा हुआ है। ठीक है, तो बताइए 21 में क्या लगना चाहिए, होगा बाउंडेड। ठीक है, कौन सा आंसर होगा, बाउंडेड। बाउंडेड नहीं होगा, ये बाउंडेड बॉन्ड से बना हुआ है, जबकि होना क्या चाहिए, बाउंडेड है, चारों ओर से घिरा हुआ है। ठीक, क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका, फिलर 22 है, एक्चुअली 23 मैंने लिख दिया है, वो गलती से हो गया, तो ये एक्चुअली 22 है। आगे लिखा हुआ है कि नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट एंड डैश बांग्लादेश। तो इधर से वो तो घिरा हुआ है और डैश बांग्लादेश, तो 22 में डैश बांग्लादेश, बांग्लादेश के कहाँ है, बांग्लादेश के बगल में, बिसाइड है कि बाई है कि नियर है कि विद है। ठीक है ना, तो बताइए बांग्लादेश इस वाले सेंस में क्या आना चाहिए, इसमें आना चाहिए बाय बांग्लादेश। ठीक है, एंड लगा ना, तो अब कैसे पता चलेगा कि बाई लगेगा कि कुछ और लगेगा, देखिए यहाँ लगा था बाउंडेड, बाउंडेड ये लिखा बाई इंडियन स्टेट आसाम, तो और यहाँ क्या लिखा एंड, फिर यहाँ बाउंडेड आएगा, तो यहाँ भी आएगा बाई बांग्लादेश। ठीक है ना, आसाम नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में है, बांग्लादेश साउथ साउथ ईस्ट में है। अगर इसके इंडियन स्टेट आसाम के पहले बाई लगा था तो बांग्लादेश के पहले भी बाई लगेगा, सेम सिचुएशन है। इसके पहले अगर बाई लगा है तो इसके पहले भी बाई लगेगा, सिचुएशन चूंकि सेम है इसलिए सेम प्रीपोजिशन लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ हमको आंसर मिल गया बाई लगेगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला है जो नंबरिंग पड़ी है 24, एक्चुअली ये 23 है। ठीक, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, द स्टेट कैपिटल इज डैश हिल टाउन ऑफ शिलोंग। जो स्टेट कैपिटल है वो क्या है, हिल टाउन ऑफ शिलोंग, तो क्या है, स्टेट कैपिटल इज डैश द हिल टाउन ऑफ शिलोंग। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, हिल टाउन ऑफ शिलोंग के पहले डेफिनिट है, तो आ लगेगा नहीं, ओनली लगेगा नहीं, ओन लगेगा नहीं, क्या लगेगा, द। स्टेट कैपिटल इज द हिल टाउन ऑफ शिलोंग। ठीक है, यहाँ आर्टिकल चूंकि डेफिनेट जगह है इसलिए द लगाना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 24, एक्चुअली 25 लिखा है लेकिन ये है 24। चलिए 24 में क्या भरना है, ये रहा आपका 24 में भरने के लिए, मेघालय इज एन अपलैंड एरिया। मेघालय एक अपलैंड एरिया है, फॉर्म्ड बाई अ डैश ब्लॉक ऑफ डेक्कन प्लेटू। तो फॉर्म्ड बाई अ डैश ब्लॉक ऑफ, तो यहाँ पे क्या लगाना चाहिए, कैसी ब्लॉक होगी, डिटैच्ड ब्लॉक। डिटैच्ड का मतलब क्या हुआ, टूटी फूटी है, ऐसे नहीं है, ये बीच बीच में कट गई है, तो ये डिटैच्ड। अटैच्ड ब्लॉक का अपोजिट होगा डिटैच्ड। ठीक है, डेक्कन प्लेटू के कुछ टूटे टूटे टुकड़े हैं, कुछ टूटे फूटे ब्लॉक्स हैं, उन्हीं से ये कनेक्टेड है, उन्हीं से ये जुड़ा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 25, देखने में 26 लग रहा होगा, एक्चुअली 25 है, कहीं नंबरिंग की गड़बड़ी हुई है। आगे लिखा है कि इट्स समिट्स वेरी, वेरी का मतलब क्या होगा, डिफर करना, डिफर करना। इसकी जो समिट्स हैं, जो चोटियां हैं, जो ऊंचाई है उनकी, वो अलग अलग है। अब कह रहे हैं कि किसी की ऊंचाई 4000 फीट है तो किसी की 6000 फीट है, इसी बीच में आ जाते हैं, 4000, 4500, 5000, 5500, ऐसे वेरी कर रहे हैं। तो अब देखिए इट्स समिट्स वेरी इन डैश, अब ऊंचाई में अंतर हो रहा है ना इन लोगों की।
ठीक है ना। तो ऊंचाई में अंतर होगा, तो पहाड़ की या चोटियों की ऊंचाई के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ऊंचाई के लिए डिस्टेंस तो लगाओगे नहीं, राइज भी नहीं लगाओगे, एलिवेशन होता है ना, ऊपर की ओर जो उठाव है, ऊंचाई है, उसको एलिवेशन कहते हैं। इंक्रीज नंबर या संख्या में होता है तो ये लगेगा नहीं, ठीक है। तो पहाड़ वगैरह कैसे होते हैं? पहाड़ ऐसे होते हैं ना, तो ये जो चीज़ होती है इसको एलिवेशन कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन होगा सी। तो ये रहे आपके 25 क्वेश्चन, ठीक। हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया CHSL के। अब इसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे, अगला जो सेट करेंगे वो सीजल का करेंगे, फिर अगला सेट CHSL का करेंगे। हालांकि इस बीच में आप लोगों को एक थीमेटिक वोकैब देनी है, ठीक है। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में CHSL के। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।